हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल दृष्टि साइंस। तो आज हम अपने DSSB TGT नेचुरल साइंस की सीरीज़ के आगे के क्वेश्चन सोल्व करते हैं। 40 क्वेश्चन हमने सोल्व कर लिए थे। 40 क्वेश्चन से आगे आज हम डिस्कस करेंगे। वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहें। हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट सेल ऑफ सिलिकॉन। अब हमें यहाँ पे ये बताना है कि जो सिलिकॉन एटम होता है उसके सबसे बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं, ये हमें यहाँ पे बताना है। तो जैसा कि हमें पता है कि जो सिलिकॉन एटम होता है, सिलिकॉन उसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है, 14 होता है। ठीक है, तो 14 ही इलेक्ट्रॉन उसमें प्रेजेंट होते हैं। अगर हम टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट करेंगे आउटर मोस्ट सेल में कितने होंगे, तो पहली सेल में हमें पता है 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, सेकंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं और थर्ड सेल में कितने होंगे, 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। क्योंकि टोटल 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 8 और 2 10 और 4 14, तो आउटर मोस्ट सेल क्या हो जाएगी, 4 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर 3 है ये, इसके लिए क्या होगा, करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, व्हाट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एल्यूमिनियम पॉजिटिव आयन। एल्यूमिनियम पॉजिटिव आयन, एल्यूमिनियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो हम सभी को पता है कि 13 होता है। एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर होता है वो 13 होता है। और हम इलेक्ट्रॉन को अगर फिल करें एल्यूमिनियम में तो क्या होगा, पहली सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी में 8 इलेक्ट्रॉन और थर्ड में कितने होंगे, 3 इलेक्ट्रॉन होंगे। लेकिन यहाँ पे एल्यूमिनियम पॉजिटिव आयन है। पॉजिटिव का क्या मतलब है कि एक इलेक्ट्रॉन को इसने लॉस कर रखा है, और वो इलेक्ट्रॉन जो लॉस किया है वो किस में से जाएगा, वो वैलेंस सेल में से जाएगा। तो यहाँ पे 3 की जगह अगर एल्यूमिनियम आयन है तो लास्ट सेल में इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 2। तो एल्यूमिनियम पॉजिटिव के लिए जो आयन के लिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे वो कितने होंगे, 2 होंगे। तो ऑप्शन 2 है ये, इसके लिए क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। आगे देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्रॉपर्टी ऑफ आइसोबार। आइसोबार की क्या प्रॉपर्टी है, तो दे हैव सेम मास नंबर। उनकी द्रव्यमान संख्या क्या होती है, समान होती है, उसको हम समभारिक बोलेंगे। और जिसका जो है मास नंबर डिफरेंट हो, एटॉमिक नंबर जिसका सेम हो, उसको हम आइसोटोप बोलते हैं। और जिसका मास नंबर सेम है उसको हम क्या बोलेंगे, आइसोबार बोलेंगे। उससे नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट कंसिस्ट ए सुपर एनर्जेटिक एंड सुपर एक्साइटेड पार्टिकल। तो कौन से स्टेट में अत्यधिक ऊर्जा वाले और अधिक उत्तेजित इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहाँ पे हमें ऑप्शन दिया हुआ है प्लाज्मा स्टेट और बोज-आइंस्टीन कंडेंसेशन स्टेट। तो यहाँ पे जो बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक आयंस प्रेजेंट होते हैं वो प्लाज्मा स्टेट के अंदर होते हैं। तो ऑप्शन ए, ओनली ए जो है 1 ऑप्शन में, ये क्या होगा, इसके लिए करेक्ट होगा। आगे देखते हैं, ब्लैंक इज द चेंज ऑफ सॉलिड स्टेट डायरेक्टली इनटू गैसेस विदाउट गोइंग थ्रू द लिक्विड स्टेट। डायरेक्ट सॉलिड से लिक्विड में चेंज होना, किसी भी सब्सटेंस का डायरेक्ट सॉलिड से और गैस में चेंज होना, मतलब ठोस से सीधा गैस में कन्वर्ट होना, क्या कहलाता है, सब्लिमेशन, ऊर्ध्वपातन प्रक्रिया कहलाती है। और इसमें जो है एग्जाम्पल भी पूछ सकता है, जैसे कि एक सबसे पहले तो अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, ये इसमें सब्लिमेशन होता है। तो सॉलिड से डायरेक्ट गैस में चेंज होना क्या कहलाता है, सब्लिमेशन का प्रोसेस कहलाता है। हिंदी में इसको हम ऊर्ध्वपातन बोलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज डिस्पर्जिंग मीडियम फॉर इमल्सन। इमल्सन के लिए डिस्पर्जिंग मीडियम क्या होता है, डिस्पर्जन फेज और डिस्पर्जन मीडियम दो चीज़ होती हैं। जैसे कि जेल होता है, जिसको हम जेल लिखते हैं, जेल के लिए जो डिस्पर्जिंग फेज होती है, जेल के लिए डिस्पर्जिंग फेज होती है वो क्या होती है, गैस, और मीडियम क्या होता है, लिक्विड। वैसे ही इमल्सन के लिए जो डिस्पर्जन मीडियम होता है वो क्या होता है, लिक्विड। तो इमल्सन के परिक्षेपण माध्यम क्या होता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, केवल बी जो है इसका ऑप्शन होगा करेक्ट। द्रव इसका क्या होगा, राइट ऑप्शन होगा। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल प्रेजेंट इन 120 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम। अगर हमारे पास 120 ग्राम मैग्नीशियम है और हमें उसका नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करना है, तो मोल के लिए फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ मोल जो होते हैं वो किसके बराबर होते हैं, मास अपॉन में मोलर मास के बराबर होते हैं। मास अपॉन मोलर मास के बराबर होता है। तो यहाँ पे मास हमें कितना दे रखा है, 120 ग्राम, और मोलर मास कितना होता है, 24। तो 120 को हम 24 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 24, 5 जा कितना हो जाएगा, 120। तो 5 मोल क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखते हैं कि व्हाट इज द मास ऑफ 0.5
मोल ऑफ कैल्शियम एटम। यहाँ पे हमें मोल दे रखे हैं और हमें एटॉमिक मास दे रखा है, मोलर मास दे रखा है और हमें उसका एटॉमिक मास निकालना है। तो यहाँ पे हम कैसे करेंगे, वही फॉर्मूला लगाएंगे जैसे कि नंबर ऑफ मोल जो होता है वो किसके बराबर होता है, मास अपॉन मोलर मास के बराबर होता है। अगर हमें मास निकालना है तो हम मोल से क्या कर देंगे, मोलर मास को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल कितने आ गए 0.5 और इसके लिए जो एटॉमिक मास हो गया वो कितना हो गया 40। तो 0.5 को अगर हम 40 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे देखो पॉइंट हट के 5/10 हो जाएगा और ये हो जाएगा यहाँ पे 40। तो 10 4 जा 40 तो 5 4 जा 20 तो 20 ग्राम यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसका एटॉमिक मास आ जाएगा। इससे आगे 149 क्वेश्चन क्या कहता है कि व्हाट इज़ द ओरिजिनल कलर ऑफ लिटमस सॉल्यूशन। लिटमस सॉल्यूशन का ओरिजिनल कलर क्या होता है, तो जो हमारे पास लिटमस सॉल्यूशन है उसका कलर क्या होता है, पर्पल होता है। इस चीज़ को हमें ध्यान रखना है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच गैस इज फॉर्म्ड व्हेन मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट विद एसिड। जब मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट जो है एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो कौन सी गैस प्रोड्यूस होती है, तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे ये देख सकते हैं कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3 को अगर हम HCl के साथ यहाँ पे रिएक्ट करवा देते हैं तो यहाँ पे हमें NaCl प्लस CO2 और प्लस यहाँ पे हमें H2O इस टाइप से ये हमें मिलता है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि यहाँ पे हमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है अगर हम मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट को एसिड के साथ रिएक्ट करवाते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है ये है कि व्हाट इज़ द pH ऑफ द माउथ व्हेन टूथ डिके स्टार्ट। जब हमारे दंत अक्षय स्टार्ट होना प्रारंभ होता है तो मुंह के अंदर जो pH का मान होता है वो कितना होता है, तो वो वैल्यू अगर 5.5 से कम हो जाती है तो वहाँ पे हमारे जो टूथ हैं वो डिके होने स्टार्ट हो जाते हैं। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि ब्लैंक वाटर मॉलिक्यूल आर प्रेजेंट इन 1 फॉर्मूला यूनिट ऑफ वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला जैसा कि हमें पता है कि सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट होता है Na2CO3 Na2CO3.10H2O। ये जो फॉर्मूला होता है ये हमारा किसका होता है, ये हमारा वॉशिंग सोडा का होता है। तो कितने वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट हैं, यहाँ पे 10 वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये है कि वॉशिंग सोडा इज यूज्ड इन, कहाँ पे हम यूज़ करते हैं वॉशिंग सोडा का, रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। तो ये भी करेक्ट है, वॉशिंग सोडा का यूज़ करके हम परमानेंट हार्डनेस मतलब जैसे कि जो खारा पानी होता है उसको उसमें हम डिटर्जेंट डाल सकते हैं और वो उसकी हार्डनेस को दूर कर देता है, परमानेंट हार्डनेस को। और ग्लास, सोप और पेपर इंडस्ट्री में भी हम वॉशिंग सोडा का यूज़ करते हैं। तो दोनों ही ऑप्शन यहाँ पे क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये है कि कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट का दूसरा नाम क्या होता है, तो हेमीहाइड्रेट के लिए दूसरा नाम होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, और ये डाईहाइड्रेट यहाँ पे होता है कैल्शियम से सल्फेट डाईहाइड्रेट, तो वहाँ पे वो होता है जिप्सम का फॉर्मूला। तो ये हेमीहाइड्रेट है तो ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला है। देख सकते हैं आप 10th क्लास की साइंस तक के क्वेश्चन आए हैं, अप लेवल का कोई भी क्वेश्चन नहीं है और बहुत ही इजी जो है क्वेश्चंस आएंगे। सिंथेटिक डिटर्जेंट आर क्लासिफाइड इनटू हाउ मैनी कैटेगरीज, 3 कैटेगरीज में डिवाइडेड किए गए हैं सिंथेटिक डिटर्जेंट को। ये 11th या 12th लेवल का क्वेश्चन है। यहाँ पे कैटायनिक, एनायनिक और जो न्यूट्रल टाइप के डिटर्जेंट होते हैं उसमें यहाँ पे 3 टाइप्स इसके बताए गए हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म कैन प्रोड्यूस 2 इक्वल डॉटर सेल। तो ये इसको हम कौन से प्रोसेस से करते हैं, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म 2 इक्वल डॉटर सेल में डिवाइड हो जाता है, उसको हम बाइनरी फिजन प्रोसेस बोलते हैं। तो ये बायो के क्वेश्चन अब यहाँ पे स्टार्ट हो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द प्राइमरी एंड secondary immune responses are carried out with the help of 2 special type of lymphocyte present in our blood which are, तो उनको बीटा लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट्स बोलते हैं। ये प्राइमरी और सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्सेज होते हैं और जो लिम्फोसाइट की हेल्प से हमारे मतलब ब्लड के अंदर ये प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट जो है ये क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फंजाई इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिंग वॉर्म विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन इन्फेक्शन डिजीज इन ह्यूमंस। जो मनुष्य के शरीर में जो दाद होते हैं वो कवक की वजह से होते हैं। ठीक है,
तो कौन सा कवक जो है वो दाद के लिए जिम्मेवार है और सबसे आम संक्रामक रोग है? तो ट्राइकोफाइटोन जो होते हैं ये क्या होते हैं? दाद के लिए जिम्मेदार कवक होते हैं। ट्राइकोफाइटोन नामक की जो फंजाई होती है उसकी वजह से हमारी बॉडी के ऊपर दाद होते हैं, रिंगवॉर्म बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाइट्रोजन गैस मेक्स अ ब्लैंक ऑफ आवर एटमॉस्फेयर। तो एग्जैक्ट अमाउंट 78% है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन 75 से 80% है, तो ये हम इसको चूज करेंगे कि नाइट्रोजन जो है 75 से लेके 80% तक के अमाउंट में हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेजेंट एट द ग्रोविंग टिप्स ऑफ द स्टेम एंड रूट्स एंड इंक्रीजेज द लेंथ ऑफ स्टेम एंड रूट। तो एपिकल मेरिस्टेम प्रेजेंट होता है टिप्स के, स्टेम और रूट्स की टिप के ऊपर, और जो उसकी ग्रोथ करने में हेल्प करता है। इसको हम हिंदी में देखते हैं तो बहुत सारे टाइप के उत्तक होते हैं पौधों के अंदर, तो कौन सा उत्तक जो है जड़ और तनों की वृद्धि वाले भाग पर, टिप वाले भाग पर प्रेजेंट होते हैं? तो शीर्षस्थ विभाजोत्तक जो होते हैं ये यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं और ये इसकी लेंथ को इंक्रीज करते हैं, लंबाई में वृद्धि करते हैं। तो ये हमारे इस डिसिप्लिन के सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। 20 क्वेश्चन का एक पोर्शन इसमें बनना होता है, तो ये सारे हमने डिस्कस कर लिए हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।